मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक ब्रिटिश कैबिनेट या मंत्रिमंडल है। आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अभिप्राय, मंत्रिमंडल के उदय और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि मंत्रिमंडल का क्या अभिप्राय है। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। प्रसिद्ध विचारक मुनरो के शब्दों में हम कैबिनेट से का आशय इस प्रकार जान सकते हैं कि मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। हम मंत्रिमंडल का उदय और विकास को जानेंगे। किस प्रकार से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का उदय और विकास हुआ, एक संसदीय शासन व्यवस्था का जन्म किस तरह से हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटिश संविधान की बातें ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी विकास का परिणाम है। ये निर्माण नहीं हुआ इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं हुई है, वरना वह पिछली लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है। यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1937 के सम्राट के मंत्री अधिनियम में स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रारंभिक रूप कबाल नामक संस्था है और इस कबाल का किस तरह से उदय हुआ, इसके इतिहास को हम जानते हैं। मंत्रिमंडल का विकास प्रिवी परिषद से और प्रिवी परिषद का विकास 2 प्रारंभिक संस्थाओं क्यूरिया रेजिस और विटनेज मोट से हुआ है। जिस प्रकार नॉर्मल काल में क्यूरिया रेजिस से प्रिवी परिषद की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार 18वीं सदी में प्रिवी परिषद से मंत्रिमंडल की उत्पत्ति हुई है, जिसे हमने ब्रिटिश संविधान के ब्रिटिश संविधान के विकास में विस्तार से पढ़ लिया था। 1660 तक सम्राट को परामर्श देने का कार्य प्रिवी परिषद के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक प्रिवी परिषद सदस्य संख्या की दृष्टि से इतनी बड़ी संस्था हो गई कि इसके द्वारा प्रभावदायक रूप से कार्य नहीं किया जा रहा था। अतः सम्राट चार्ल्स द्वितीय के द्वारा पूरी प्रिवी परिषद से परामर्श लेने की अपेक्षा एक छोटी अनौपचारिक समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया, जिसमें राजा के निकटतम मित्र आदि थे। इस तरह वह अनौपचारिक समिति को कबाल नाम दिया गया और इस कबाल में 5 सदस्य थे। मैं उन 5 सदस्यों के नाम दोहराना चाहूँगा जिनके द्वारा इस कबाल संस्था का नामकरण पड़ा।
तो ये 5 व्यक्ति थे जिनके नाम थे किलफर्ड, आर्लिंगटन, बकिंगम, एस्ले और लाडरडन। किलफोर्ड से सी, आर्लिंगटन से ए, बकिंगम से बी, एस्ले से ए, लाडरडेन से एन। इस प्रकार इन व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षर लिए और उन 5 अक्षरों से को मिलाकर, जैसे ये 5 अक्षर हुए सी, किलफोर्ड से सी, आर्लिंगटन से ए, बकिंगम से बी, एस्ले से ए और लाडरडन का एन, ये मिलकर इस संस्था के प्रथम अक्षरों को लेकर इस समिति को कबाल खा जाने लगा। और आगे चलकर बेकन एक विचारक है, उसने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस प्रकार से कैबिनेट का उदय हुआ, कैबिनेट का विकास हुआ ब्रिटेन में। आंतरिक समिति की ये व्यवस्था चलती रही। कहने का मतलब ये जो प्रिवी परिषद की जो एक आंतरिक समिति बनी कबाल, इसकी व्यवस्था चलती रही। सम्राट अब पूरी परिषद से परामर्श लेने की बजाय इस आंतरिक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया और इसने एक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया और ये कबाल ही आगे जाकर कैबिनेट या मंत्रिमंडल की जननी बनी। अब देखते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व का विकास किस तरह से हुआ। मंत्री उत्तरदायित्व का विकास, इसका भी एक इतिहास है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के विकास के लिए इस धारणा को अपनाना जरूरी था कि मंत्री अपनी नीति और कार्यों के लिए सम्राट के स्थान पर संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। दूसरी बात, मंत्री उत्तरदायित्व के विकास का उदय राजनीतिक दलों ने भी मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। राजा विलियम के द्वारा ऐसे मंत्रियों का चुनाव स्वयं किया जाता था जिनका उनको अनुभव था जिनके बारे में कि जिनके संबंध संसद से अच्छे हुआ करते थे। ये परिपाटी राजा विलियम से चली। वे ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट में स्थान देते थे जिनका संबंध संसद से अच्छा हो। 1695 विलियम ने अपने सभी मंत्री एक ही दल, विहंगम दल से चुनने का प्रयोग किया और उसके परिणाम अच्छे रहे। इस प्रकार लोक सदन के बहुमत दल के मंत्रिमंडल के निर्माण का चलन हुआ। इससे मंत्रिमंडल एक सजातीय इकाई होने लगी। 1742 में जब सर रॉबर्ट वॉलपोल ने सम्राट का विश्वास मत प्राप्त होने पर भी लोक सदन का विश्वास खो देने के कारण त्यागपत्र दे दिया, तो लोक सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा का विकास हुआ। इस तरह से एक संसदीय शासन प्रणाली में एक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का, जो संसदीय प्रणाली की एक सबसे मेजर विशेषता होती है, उसका विकास हुआ। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री पद का किस तरह से उदय हुआ ब्रिटेन में। रानी एने के समय सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते थे, लेकिन इतिहास के संयोग ने इसे दोष को दूर कर दिया। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज तृतीय अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और ब्रिटिश राजनीति में उनको रुचि भी नहीं थी, अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। तब मंत्रिमंडल को अपने अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ा और ये अध्यक्ष ही अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री हो गया। ब्रिटेन के ये प्रथम अनौपचारिक प्रधान सर रॉबर्ट वॉलपोल थे। जॉर्ज तृतीय ने समय की गति को रोकते हुए शासन की शक्ति अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली।
सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल से मंत्रियों का होना, उनका संसद में बहुमत होना, उनकी एक सामान्य नीति होना और मंत्री लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होना और वे सभी प्रधानमंत्री के अधीन होना, ये समस्त सिद्धांतों का एक उदय हुआ, विकास हुआ। इस तरह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का और संसदीय सिद्धांतों का एक विकास हुआ है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या महत्व है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का जनक है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरना वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेता डाइसी के शब्दों में हम इस प्रकार जान सकते हैं, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम से किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट के महत्व को स्पष्ट करते हुए कुछ ब्रिटिश संविधान के जो विभिन्न लेखक थे उनके कथन इस प्रकार है, जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे। बैज होट, उसका प्रसिद्ध कैबिनेट के संबंध में बहुत अच्छा कथन है। कैबिनेट एक इकाईपन है जो जोड़ता है, एक बक्सवा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। उसी प्रकार लावेल ने भी कहा कि कैबिनेट राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। रमजे में उनके द्वारा कहा गया कि कैबिनेट राज के जहाज का परिचालन चक्र है। तो सर जॉन मेरियट ने कहा कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व जो पिछली 2 सदियों से चला रहा, वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है और ब्रिटेन में भी ये प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जा रही है। धन्यवाद।